चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। जरूर। न्यूयॉर्क शहर की एक बस है। हाँ। शाम का वक्त, ट्रैफिक जाम और बस के अंदर का माहौल बड़ा ही तनावपूर्ण। हाँ, मैं कल्पना कर सकता हूँ वो शाम की भीड़भाड़ वाली बस। बिल्कुल। यात्री थके हुए हैं, चिड़चिड़े हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मतलब हवा में गुस्सा भरा हुआ है। लेकिन फिर बस का जो ड्राइवर है वो कुछ ऐसा करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो माइक्रोफोन उठाता है और एक टूर गाइड की तरह कमेंट्री शुरू कर देता है। अच्छा, बस के अंदर? हाँ, कहता है, अरे दाहिनी ओर देखिए, उस दुकान पर जूतों की जबरदस्त सेल लगी है और बाईं तरफ जो म्यूजियम है वहाँ एक नई प्रदर्शनी शुरू हुई है, जरूर जाइएगा। ये तो बड़ा अनोखा तरीका है माहौल बदलने का। है ना? पहले तो लोग हैरान हुए, पर धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान आने लगी, झुंझलाहट कम हो गई और जब तक बस अपने आखिरी स्टॉप पर पहुंची, माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मतलब उतरते समय सब खुश थे? लगभग हर कोई मुस्कुरा रहा था और ड्राइवर को धन्यवाद कह रहा था। ये जो छोटी सी कहानी है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी बात बताती है। हाँ। उस बस ड्राइवर में एक खास तरह की समझ थी, एक क्षमता, जिससे वो ना सिर्फ अपनी भावनाओं को बल्कि पूरी बस के माहौल को समझकर उसे बदल सका। और इसी क्षमता को आज हम एक खास नाम से जानते हैं। जी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, या जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। बिल्कुल। और ये शब्द जितना आम हो गया है, मुझे लगता है उतना ही गलत भी समझा जाता है। सही बात है। लोग इसे बस ज्यादा भावुक होना या हमेशा नरम बने रहना समझ लेते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, उन्हें संभालने और उनका सही इस्तेमाल करने की कला है, और विज्ञान भी। तो आज हम इसी दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस पूरी सोच पर ही सवाल उठाते हैं कि सिर्फ दिमागी तेजी यानी IQ ही सफलता की गारंटी है। कि ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता असल में है क्या, ये हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करती है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसे सीखा जा सकता है? बिल्कुल, क्या इसे उस बस ड्राइवर की तरह सीखा जा सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि कैसे हमारी भावनाएं कभी-कभी हमारे तर्क पर पूरी तरह से हावी हो जाती हैं। हाँ, ये अनुभव तो लगभग सभी को होता है। हम सबने गुस्से या डर में कुछ ऐसा जरूर किया या कहा होगा जिसका बाद में अफसोस हुआ हो। स्रोतों में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी है। हाँ, वो मटिल्डा की कहानी, वो दिखाती है कि भावनाएं कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। 14 साल की एक लड़की थी मटिल्डा। वो अपने माता पिता के साथ एक मजाक करना चाहती थी, तो वो घर में एक अलमारी में छिप गई। बच्चों वाला एक आम मजाक, बू करके डराने वाला। जी, लेकिन उस दिन ये मजाक एक त्रासदी में बदल गया जब उसके माता पिता बॉबी क्रैपट्री और उनकी पत्नी घर पहुंचे तो उन्हें घर में किसी के होने की आहट सुनाई दी। उन्हें लगा कोई घुसपैठिया है। हाँ, कोई चोर। बॉबी ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और जैसे ही मटिल्डा अलमारी से बू चिल्लाते हुए बाहर कूदी, ओह, बॉबी ने बिना सोचे समझे गोली चला दी अपनी ही बेटी पर। ये सुनने में भी बहुत भयानक लगता है। एक पल का डर और पूरी जिंदगी का पछतावा। ये जो घटना है ना, ये एक क्लासिक उदाहरण है जिसे कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग। इमोशनल हाईजैकिंग मतलब भावनाओं का अपहरण। हाँ, बिल्कुल। हमारे दिमाग में आप समझिए मोटे तौर पर दो तरह के मन हैं। एक जो सोचता है, तर्क करता है, ए रैशनल माइंड, और दूसरा जो महसूस करता है। बिल्कुल, एंड द इमोशनल माइंड। ज्यादातर समय तो ये दोनों मिलकर ही काम करते हैं, एक संतुलन में। जी। लेकिन तीव्र भावनाओं के क्षणों में, जैसे बॉबी क्रैपट्री का डर, हाँ, तब ये भावनात्मक मन हमारे सोचने समझने वाले दिमाग को हाईजैक कर लेता है, नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। और इसके पीछे वो कोई वैज्ञानिक कारण भी है या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है? नहीं, इसके पीछे ठोस न्यूरोसाइंस है। हमारे दिमाग के अंदर बीच में बादाम के आकार का छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला। आप इसे हमारे दिमाग का इमोशनल अलार्म सिस्टम समझ सकती हैं। एक अलार्म सिस्टम। मतलब ये खतरे को पहचानता है। हाँ। न्यूरोसाइंटिस्ट जोसेफ लाडॉक्स ने अपने शोध में एक बहुत ही दिलचस्प चीज खोजी। क्या? जब हमारी इंद्रियों को कोई संकेत मिलता है तो वो जानकारी हमारे दिमाग के सोचने वाले हिस्से नियोकॉर्टेक्स तक तो जाती है। हाँ? लेकिन उसी समय उस जानकारी का एक छोटा हिस्सा एक शॉर्टकट लेकर सीधे अमिगडाला तक पहुंच जाता है। एक शॉर्टकट मतलब लॉजिक वाले रास्ते को बाईपास करके? बिल्कुल, एक तरह की इमोशनल हाईवे। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग किसी चीज के बारे में पूरी तरह सोचने से पहले ही उस पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया दे सकता है। एकदम सही। और ये शॉर्टकट बहुत बहुत तेज है।
मिलीसेकंड्स में काम करता है। अच्छा। ये हमारी जान बचाने के लिए बना है। जंगल में अगर आपको रस्सी जैसी कोई चीज दिखे तो बेहतर है कि आप उसे सांप समझकर पहले उछलें। और बाद में सोचें कि वो सिर्फ रस्सी थी। सही पकड़ा। अगर आप सोचने में समय लगाएंगे तो हो सकता है कि सांप आपको काट ले। मतलब हमारा दिमाग सुरक्षा के लिए स्पीड को सटीकता से ज्यादा तवज्जो देता है। एग्जैक्टली। लेकिन यही तंत्र आज की दुनिया में हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। बॉबी क्रैपटरी के दिमाग ने उस आहट को जानलेवा खतरा समझा और एमिगडाला ने तुरंत लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया शुरू कर दी। इससे पहले कि उसका सोचने वाला दिमाग ये समझ पाता कि ये तो उसकी अपनी बेटी है। जी। और दिलचस्प बात क्या है कि यही एमिगडाला हमारी भावनात्मक यादों को भी स्टोर करता है। इसीलिए कभी कोई पुरानी धुन सुनकर या कोई खास गंध आने पर अचानक सालों पुरानी भावनाएं जाग जाती हैं। बिल्कुल, ये सब एमिगडाला का एक खेल है। अगर हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि वो महसूस पहले करता है और सोचता बाद में, तो फिर उस दिमागी हॉर्स पावर का क्या फायदा, जिसे हम IQ कहते हैं? बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है। क्या ये सारी एकेडमिक होशियारी उस एक पल के गुस्से या डर के आगे बेकार है? और यही हमें हमारी चर्चा के अगले हिस्से पर लाता है कि IQ ही सब कुछ क्यों नहीं है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, यही रटाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, ऊंचा IQ रखो और जिंदगी सेट हो जाएगी। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन स्रोत इस पूरी धारणा पर ही सवाल खड़ा करते हैं। इसमें जैसन नाम के एक छात्र की कहानी है। वो एकेडमिक रूप से एक बहुत ही होनहार छात्र था। सारे ग्रेड A आते थे। मतलब IQ के पैमाने पर वो काफी ऊपर था। बहुत ऊपर। उसका सपना था हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जाने का। लेकिन एक दिन उसके फिजिक्स के टीचर ने उसे एक क्विज में 100 में से 80 नंबर दिए। एक B ग्रेड। हाँ। और जेसन के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। उसे लगा कि उसका हार्वर्ड जाने का सपना टूट जाएगा। वो अपनी निराशा को संभाल नहीं पाया। अगले दिन वो स्कूल में कसाई वाला एक बड़ा चाकू लेकर आया और उसने अपने फिजिक्स टीचर पे हमला कर दिया। ये कहानी साफ तौर पर दिखाती है कि अकादमिक बुद्धिमत्ता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। जी। जेसन के पास विश्लेषण करने, याद रखने की जबरदस्त क्षमता थी, लेकिन जब अपनी भावनाओं को, खासकर निराशा और गुस्से को संभालने की बात आई, तो बुरी तरह से फेल हो गया। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि रिसर्च के अनुसार जीवन में सफलता के लिए IQ का योगदान सिर्फ 20% के आसपास होता है। हाँ, ये एक बड़ा दावा लगता है, लेकिन इसके पीछे काफी अध्ययन है। बाकी 80% दूसरे कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि सामाजिक वर्ग, किस्मत और सबसे बढ़कर भावनात्मक बुद्धिमत्ता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही एक बहुत लंबा अध्ययन हुआ। उसमें पाया गया कि जिन छात्रों के कॉलेज में सबसे ज्यादा नंबर आए थे, हाँ, वे आगे चलकर जीवन में उन छात्रों से ज्यादा सफल या ज्यादा संतुष्ट नहीं थे जिनके नंबर औसत थे। तो फिर किस चीज से फर्क पड़ रहा था? फर्क पड़ा था बचपन में सीखी गई क्षमताओं से, जैसे निराशा को झेलने की क्षमता, अपने आवेगों को नियंत्रित करना और लोगों के साथ घुलना मिलना। बिल्कुल। इसीलिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता को एक मेटा एबिलिटी कहा जाता है। मेटा एबिलिटी मतलब एक तरह की सर्वोच्च शक्ति? हाँ, बिल्कुल सही। ये वो क्षमता है जो ये तय करती है कि हम अपनी बाकी क्षमताओं का, जिसमें हमारा IQ भी शामिल है, कितना अच्छा उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो स्रोतों में इस मेटा एबिलिटी के कुछ हिस्से बताए गए हैं। हाँ, इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, इसके 5 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है अपनी भावनाओं को जानना, यानी आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है किसी भी पल में ये पहचानना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जी। क्या आप गुस्सा हैं, निराश हैं या सिर्फ थके हुए हैं? जेसन की कहानी में शायद उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसके अंदर निराशा का तूफान कितना बड़ा हो चुका था। वो अपनी भावनाओं से अनजान था जब तक कि वे उस पर हावी नहीं हो गई। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ है भावनाओं का प्रबंधन करना, मैनेजिंग इमोशंस। मतलब एक बार जब पता चल गया कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, तो अगला कदम उन्हें संभालना है। हाँ, भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि ये देखना कि वे स्थिति के हिसाब से उचित हों। बॉबी क्रैपटरी की कहानी में ये हुआ, डर महसूस करना स्वाभाविक था, लेकिन उसे प्रबंधित करने की क्षमता उस वक्त पूरी तरह से खत्म हो गई थी। बिल्कुल। तीसरा है खुद को प्रेरित करना, सेल्फ मोटिवेशन, किसी बड़े लक्ष्य के लिए तात्कालिक सुख को टालने की क्षमता, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जी। चौथा स्तंभ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है दूसरों की भावनाओं को पहचानना, सहानुभूति, एम्पैथी। हाँ, दूसरों के हाव भाव, उनकी आवाज के उतार चढ़ाव को समझना। तो ये वही क्षमता है जो न्यूयॉर्क के उस बस ड्राइवर में थी। एकदम सही। उसने यात्रियों के तनाव को महसूस किया और फिर उसे बदलने के लिए कदम उठाया। और 5वां और आखिरी स्तंभ, रिश्तों को संभालना,
हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तभी आप उनके साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईक्यू शायद आपको नौकरी दिला दे, लेकिन ये पांचों क्षमताएं तय करेंगी कि आप उस नौकरी में कितनी तरक्की करेंगे। जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर ये इतना जरूरी है तो क्या हम इसे सीख सकते हैं या ये हमारे स्वभाव का हिस्सा है जो जन्म से ही तय होता है? यही सबसे बड़ा और उम्मीद जगाने वाला सवाल है। क्या हमारा स्वभाव ही हमारी नियति है? स्रोतों में हार्वर्ड के एक मनोवैज्ञानिक जेरोम केगन के काम का जिक्र है। हाँ, उनका काम इसी सवाल का जवाब देता है। उन्होंने पाया कि कुछ बच्चे जन्म से ही बहुत शर्मीले और डरपोक होते हैं, जबकि कुछ बहुत साहसी और मिलनसार। जी। हमारे दिमाग की वायरिंग में जन्म से ही कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने ये भी साबित किया कि स्वभाव नियति नहीं है। अनुभव हमारे दिमाग को बदल सकते हैं। ये कैसे होता है? उन्होंने पाया कि जो बच्चे जन्म से बहुत शर्मीले थे, अगर उनके माता पिता ने उन्हें नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए धीरे धीरे प्रोत्साहित किया, एक तरह का सकारात्मक दबाव डाला, हाँ, तो उन बच्चों के दिमाग में डर वाले सर्किट कमजोर पड़ गए। वो बड़े होकर आत्मविश्वासी बन गए। मतलब बचपन के अनुभव हमारे दिमाग की वायरिंग को सचमुच बदल सकते हैं। बिल्कुल, इसी को दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, लचीलापन। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये मिट्टी जैसा है जिसे अनुभव आकार देते हैं। जैसे जंगल में पगडंडी बनाना। क्या बात है, बिल्कुल वही। आप जितनी बार उस पर चलेंगे वो उतनी ही पक्की होती जाएगी। भावनात्मक आदतें भी ऐसी ही बनती हैं। लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या बुरे अनुभव जैसे कोई हादसा दिमाग पर नकारात्मक छाप भी छोड़ते हैं? हाँ, बिल्कुल। दर्दनाक अनुभव, जिन्हें हम PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो दिमाग पर बहुत गहरी नकारात्मक छाप छोड़ते हैं। इसमें दिमाग उसी घटना में अटक जाता है ना? जी, उनका एमिगडेला यानी दिमाग का अलार्म सिस्टम हमेशा ऑन मोड में रहता है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई उम्मीद है? क्या इस वायरिंग को ठीक किया जा सकता है? उम्मीद बिल्कुल है। थेरेपी और सही माहौल के जरिए इमोशनल रीलर्निंग, मतलब भावनात्मक रूप से फिर से सीखना संभव है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्कूलों में चल रहे इमोशनल लिटरेसी प्रोग्राम्स है। हाँ, ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। न्यू हेवन के एक स्कूल का उदाहरण है जहां ज्यादातर बच्चे गरीबी और हिंसा के बीच बड़े होते हैं। वहां उन्हें सोशल कॉम्पिटेंस की क्लास दी जाती है। आप कल्पना कीजिए एक ऐसी क्लास की जहां गणित की जगह बच्चों को अपनी भावनाओं को समझना सिखाया जा रहा है। उन्हें सिखाया क्या जाता है? उन्हें विवादों को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक सिखाई जाती है। ट्रैफिक लाइट मॉडल। ट्रैफिक लाइट। हाँ, लाल बत्ती मतलब रुको, शांत हो जाओ और कुछ भी करने से पहले सोचो। पीली बत्ती मतलब समस्या के बारे में सोचो और अपनी बात कहो। और हरी बत्ती, मिलकर कोई समाधान निकालो। सही। स्रोतों में रहमान और टक्कर नाम के दो लड़कों का जिक्र है। हाँ, उनके बीच किसी बात पर बहस हो जाती है। हाँ, रहमान को लगता है कि टक्कर ने उसे धक्का दिया और माहौल गर्म हो जाता है। लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन उनकी टीचर बीच में आती है। वो उन्हें सजा नहीं देती, बल्कि कहती है, चलो ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। पहले लाल बत्ती। वो दोनों से कहती है कि गहरी सांस लो। उनका गुस्सा थोड़ा कम होता है। तो पहले आवेग को रोका गया। हाँ। फिर पीली बत्ती। टीचर रहमान से पूछती है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? रहमान अपनी भावना बताता है। फिर टीचर टक्कर से पूछती है। तो दोनों एक दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही सहानुभूति की शुरुआत है। और फिर आती है हरी बत्ती। टीचर पूछती है, अब इस समस्या को सुलझाने के लिए तुम दोनों क्या कर सकते हो? और वे एक समाधान पर पहुंच जाते हैं। जी। टक्कर कहता है सॉरी, और रहमान कहता है ठीक है, मुझे भी चिल्लाना नहीं चाहिए था। मामला सुलझ जाता है बिना किसी लड़ाई के। ये तो अद्भुत है। ये दिखाता है कि इन कौशलों को सिखाया जा सकता है। और इसका बहुत गहरा असर होता है। इन प्रोग्राम्स के मूल्यांकन से पता चला है कि क्लास में लड़ाइयां कम हो जाती हैं, बच्चे तनाव को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वे बेहतर सीखते भी हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब कोई बच्चा भावनात्मक रूप से परेशान नहीं होता तो उसका दिमाग सीखने के लिए ज्यादा खुला होता है। तो आज की इस गहरी चर्चा से ये साफ है कि हमारे अंदर दो मन है, एक जो सोचता है और दूसरा जो महसूस करता है। और असली चुनौती उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना नहीं है, बल्कि दोनों के बीच एक सामंजस्य बनाना है। जी। दिल और दिमाग को एक साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित करना ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। तो उस बस ड्राइवर ने अनजाने में अपने न्यूरल सर्किट का इस्तेमाल कर पूरी बस के माहौल को रिवायर कर दिया। और बॉबी क्रैपट्री की कहानी हमें चेतावनी देती है कि जब एमिगडेला हावी होता है तो IQ किसी काम नहीं आता।
असली बुद्धिमत्ता इन दोनों के बीच का संतुलन ही है। बिल्कुल। भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई जन्मजात जादू नहीं है, बल्कि यह सीखने योग्य कौशलों का एक समूह है। आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, प्रेरणा। ये ऐसी क्षमताएं हैं जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद करती हैं। और जैसा कि हमने रहमान और टक्कर की कहानी में देखा, इन्हें बचपन से ही विकसित किया जा सकता है। स्रोतों में एक पुरानी कहावत का जिक्र है कि जुनून तर्क पर 24 के मुकाबले 1 के अनुपात में हावी होता है। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक लड़ाई के रूप में देखने के बजाय एक साझेदारी के रूप में देखें? तो उसे दबाने या उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय क्या कोई व्यक्ति सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुककर खुद से पूछ सकता है, मैं इस वक्त असल में क्या महसूस कर रहा हूँ? वो एक छोटा सा ठहराव। हाँ, वो एक छोटा सा ठहराव शायद उस इमोशनल हाईजैकिंग को रोकने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।